हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जब जीव की उत्पत्ति नहीं थी उस समय पृथ्वी पे क्या नहीं था। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। या दूसरे तरीक़ा से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव शरीर की किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कि जोड़े पाए जाते हैं। तो मनुष्य में यहाँ पर याद कर लीजिए 23 ये होता है, जो क्वेश्चन बहुत भी यही होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। तो कीट के पंख जो होते हैं वो समवृत्ति अंग होते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रस्तावना इनमें से कोई नहीं की। ऑप्शन कोई नहीं होगा सही। आगे देखते हैं हम लोग। तो कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। मतलब कौन सा वैज्ञानिक जो है वो किसके, मेंडल के जो नियम है उससे संबंधित खोज किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्मक। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर। तो गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए के योग से। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। तो जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा जो जीन शब्द है वो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। तो गंदा जल जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर मलेरिया परजीवी क्या होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर डेंगू है, वहाँ पर मलेरिया। तो ये भी हो जाएगा साफ जल। ठीक है, यहाँ पे क्योर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न। समझात अंगों के उदाहरण कौन से हो। समझात अंग हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद यानी कि आगे के हाथ। आगे हम लोग देखते हैं। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो चिंपैंजी से अधिक होती है। किसके, विकासीय दृष्टिकोण से। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, विकास के दृष्टिकोण से अधिक समानता हमारी चिंपैंजी से होती है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नता होगी, अधिक या कम। तो अधिक होगी। यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नता होगी। तो लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया होती है, अलैंगिक जनन नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक विभिन्नता पाया जाता है। आगे हम लोग 16 नंबर देखते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए किस पौधे को चुना था। तो मटर के पौधे को चुना था। फ्रेडरिक फिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। तो उन्होंने नाभिक अम्ल को दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं हमने। तो किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं W.S. सट्टन ने क्या किया था, प्रमाण दिया था कि जीन जो है वो गुणसूत्र का क्या होता है, भाग होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलिक धागों का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम होता है। तो विकास के दृष्टि से क्या होता है, चिंपैंजी का शारीरिक अभिकल्प जो होता है वो उत्तम होता है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका टीटी, जो छोटा टीटी है वो यहाँ पर बौने पौधे को दर्शाता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है, यानी कि वंश के साथ नहीं चलता है, वंश के पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चमड़ी का रंग। कभी कोई व्यक्ति इस पीढ़ी में गोरा होता है तो अगली पीढ़ी में हो सकता है काला हो सकता है या गोरा हो सकता है। तो ये वंश यानी कि वंश के साथ नहीं चलता है, वंश के समाप्त होते ही ये समाप्त हो जाता है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे को फिनोटॉपिक अनुपात था 9:3:3:1। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं
तो एक्स एक्स होते हैं यानी कि समान होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होते हैं। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? तो डार्विन ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस होता है। मानव का उद्भव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मानव सबसे पहले देखे गए थे अफ्रीका में, ठीक है। और अफ्रीका से धीरे धीरे आगे के जगहों पर ये जाना शुरू किए थे। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो समरूप होते हैं, यानी कि एक समान दिखने वाले। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनमें कौन सही है? तो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सही है। इनमें से बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। आगे क्वेश्चन है कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली, यानी कि कर्णपट, ठीक है। जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लामार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। किसी जीव की जीन संरचना का उस जीव जीन कहलाता, फिर से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो ए और बी दोनों जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं का द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वो पादरी थे, ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से शुरू किया? जनक पीढ़ी यानी कि जो जन्म लेने वाले पीढ़ी थे उन्होंने किस लेटर से शुरू किया था? तो पी से किया था। किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग जीन कोष कहते हैं। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि लैंगिक जनन होगा तो क्या होगा? नए जीवों की उत्पत्ति होगी, और नहीं होगा तो नहीं होगी। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है आणविक जाति वृत्त, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिका का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? यानी किसने कहा था कि जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की प्रजनन द्वारा क्षमता होती है? तो मेंडल ने कहा था। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। ये क्वेश्चन जो है क्या है? स्टार मार्क लीजिए, इस बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन सा होता है? चिंपैंजी होता है, क्योंकि यह अफ्रीका में ही पाया जाता था पहले। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर। पक्षी तथा तितली के पंख कैसे अंग होते हैं? तो असंजात अंग यानी कि अलग अलग होते हैं। अवशेषी अंग का कौन सा उदाहरण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। कर्णपलों की पेशियाँ, मुक्ष कशेरुकाय और निषेचक पटल। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 53 का क्या होगा? अपेंडिक्स, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और साइंस टॉपिक को लेकर। तो एक मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ, और न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये भी आप लोग याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही समाप्त होता है। धन्यवाद।